विशेष गहन पुनरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर, जहां हम लोग बात करेंगे बिहार में जो लगातार विवाद और चर्चा में रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण, जो वहां की मतदाता सूची को नए सिरे से बनाने, सुधारने, अपडेट करने के नाम पे चल रहा है। हम पहले इस बारे में अल्पसंख्यकों, दलितों के बारे में बात कर चुके हैं, वहाँ के पिछड़े इलाकों के बारे में बात कर चुके हैं, पर हमने अभी तक प्रवासी मजदूरों पर इसके प्रभाव की बात नहीं की। बिहार जैसे कि हम जानते हैं सबसे गरीब राज्यों में से है और वहाँ से बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं। तो उनके मताधिकार, उनकी पहचान, उनके जो मसले हैं उनके बारे में मेरे साथ राजेंद्र नारायण हैं, जो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। मनरेगा पर खासे मतलब उनका उनका रिसर्च और काम है बहुत सारा। पहले कॉर्नेल में रह चुके हैं और उसके बाद अशोका विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं। और उन्होंने इस चुनाव से एसआईआर के बारे में एक सर्वे किया था, जिसमें जिसके बारे में पाया गया कि बहुत कम लोगों को, एक तो उनके पास कागज हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस मतदाता सूची में अगर उनका नाम नहीं है तो क्या उनका अस्तित्व, उनकी नागरिकता, उनके बाकी अधिकार किस तरह से खतरे में चले जाते हैं। राजेंद्रन, बहुत स्वागत है आपका। और इस बारे में हम पहले तो ये समझना चाहूंगा मैं कि जो आपने जो सर्वे किया उसकी फाइंडिंग्स क्या थे, और उस सर्वे करने के और उसको प्रकाशित करने के बाद जो लगातार बदलाव होते रहे हैं एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर, उसमें उसका क्या उस पर कोई असर पड़ा है या अभी हालात बिल्कुल पहले जैसे ही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नितीश भाई, ये मौका देने के लिए। इस पर ये बहुत ही एक एक क्या कहें, गहरी संकट में हैं हम आज, अगर आप पूछे तो मैं पहले तो आपको कहूंगा कि ये सर्वे के बारे में, ये सर्वे शुरू कैसे हुआ और किसने किया, किस मंच के माध्यम से हमने ये सर्वे किया है। कोविड के दौरान जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था 24 मार्च 2020 को, उसके बाद 2 दिन बाद ही हमारे एक साथी हैं मुजफ्फरपुर में, संजय साहनी नाम है उनका, उनसे हमें एक फ़ोन आया था कि देखिए प्रवासी मजदूर कुछ मैंगलोर में, कर्नाटक में मैंगलोर है जो बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में है, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र में है, तो वहाँ पे कुछ प्रवासी मजदूर फंसे हैं, तो क्या उनके लिए राशन पहुंचाया जा सकता है। तो इस सिलसिले से हमारा एक कोविड के बाद जो नोटबंदी के बाद, सॉरी लॉकडाउन के बाद जो काम शुरू हुआ था, तो इस सिरे से शुरू हुआ था। तो उससे हमें पता चल गया कि जब हम कई सारे लोग ऐसे राइट टू फूड कैंपेन और राइट टू वर्क कैंपेन के साथ जुड़े हैं, तो तुरंत हमें इसका एक आभास हुआ कि ये जो कितने पैमाने पे कितने प्रवासी मजदूर हिंदुस्तान में हैं और कितने पैमाने में लॉकडाउन की वजह से उनको परेशानी हो रही है। तो तब हमने एक मंच शुरू किया था जिसका नाम था स्ट्रैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, जिसको हम स्वान के नाम से जानते थे। तो पूरे लॉकडाउन के दौरान, यानी फर्स्ट वेव और दूसरा वेव मिला के, हम कुल मिला के यही कोई 36,000 प्रवासी मजदूरों के साथ हमने संपर्क किया, उनको राशन और उनके लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त किया था हमने। और उस दौरान हमने 4 रिपोर्ट भी निकाले थे कि क्या स्थिति है प्रवासी मजदूरों की। अब देखिए, प्रवासी मजदूरों के बारे में आंकड़े बहुत ठीक नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि वो एक ऐसा है जिसके लिए खासकर हाल ही में लोकसभा में भी इस पे सवाल हुआ था, और लोकसभा में ई श्रम पोर्टल जो उसके बाद शुरू हुआ है, उस बताया गया कि ई श्रम में आप देखिए, लेकिन ई श्रम में जितने हैं वास्तव में प्रवासी मजदूर उससे बहुत ज्यादा है। तो ये तो पहले प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति है उसके बारे में। और खास करके हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनमें से बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, ये जो 4 राज्य हैं, आसाम, उड़ीसा, ये जो आपका उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में जो कुछ राज्य हैं, वहां से सबसे ज्यादा लोग हैं। अब जब ये एसआईआर पुनरीक्षण का जब ऐलान हुआ था, उसके बाद हमें लगा कि ठीक है, प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति है। बात तो बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट आ रही थी बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की सच्चाई के बारे में, लेकिन बिहार से जो प्रवासी मजदूर बाहर मौजूद हैं आज,
उनकी स्थिति के बारे में उतना कुछ ठीक से हमें पता नहीं चल रहा था। तो हमने सोचा कि हमने एक टीम बनाया। अनिंदिता हमारी एक साथी हैं जो नेशनल लॉ स्कूल में पढ़ाती हैं, तो उनके साथ मिलके हमने ये एक सर्वे, और एक आयुष पटेल हमारे साथी हैं, तीन लोगों ने मिलके हमने सोचा कि एक सर्वे करते हैं टेलीफोन बेस्ड, क्योंकि हमने जो लॉकडाउन के बाद जो प्रवासी मजदूरों से बात किया था उसका डेटाबेस हमारे पास था। तो उस डेटाबेस में जितने भी बिहार के मजदूर थे उनको हमने सोचा कि ठीक है, कम से कम उनको फोन करने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं जो भी मजदूर सवाल का जवाब, सर्वे का जवाब देने के लिए तैयार हैं, उनसे हम बात करके कुछ बहुत साधारण सा बेसिक सा सर्वे था, ये रैपिड सर्वे हम कहते हैं इसे। जी, तो जी। रैपिड सर्वे से हम पता करें कि भाई आप SIR, ये जो पुनरीक्षण का जो प्रक्रिया, जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बारे में आपकी जानकारी क्या है, दस्तावेज आपके पास कौन कौन से हैं, और अगर आप, और एक और चीज जो चुनाव विभाग ने कहा था कि उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू किया है खास करके प्रवासी मजदूरों के लिए, तो हम ये भी जानना चाहते थे कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो चुनाव विभाग ने शुरू किया प्रवासी मजदूरों के लिए, उसके बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने लोग उसका इस्तेमाल किए। तो ये था सर्वे की जो प्रक्रिया है वो ये था। और हमने स्कोप जो था, करेक्ट, तो हमने कुल मिला के 1400 प्रवासी मजदूरों को हमने फोन करने की कोशिश की। उसमें से हमारा सक्सेस रेट था तकरीबन 24%, और हम कुल मिला के 338 प्रवासी मजदूरों से हम सर्वे खत्म कर पाए। और जब हमने इन 338 में से तकरीबन 72 मजदूर जो उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम जो बाहर थे, अभी बिहार में ही चले गए थे वापस। और ये अगर आप देखें तो जिस तरीके से पलायन की जो प्रक्रिया है, प्रवासी मजदूर जिस तरीके से काम करते हैं, ये उनका एक अंदर बाहर जाना आना होते रहता है। तो 72 लोग बिहार में थे, बाकी बिहार के बाहर सर्वे के दौरान मौजूद थे। तो एक तो जो हमने सर्वे में पाया वो सर्वे के हम प्रोफाइल के बारे में बताते हैं कि किस तरह के मजदूरों से हमने बात किया, क्योंकि वो मायने रखता है कि क्या जिस तरह का बिहार में जिस तरह के लोग हैं उससे कितना भिन्न है, कितना विपरीत है, या उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है, ये जानने की जरूरत है। तो कुल मिला के हमने जितने मजदूरों से बात किया उसमें से 95% मजदूर पुरुष थे, केवल 5% जिनसे हमने बात किया वो महिलाएं थी, और औसतन आयु इन मजदूरों का 34 वर्ष था। और हमने कंपेयर किया कि हमने उनसे पूछा कि वो कौन से कास्ट के हैं और कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे सैंपल में जितने लोग हैं, और 2011 के सेंसस में जो जनगणना हुई थी उसमें जितने हिंदू और मुसलमान जितने थे, 80% हिंदू थे, 82% हिंदू थे, 18% आसपास मेरे ख्याल से मुसलमान समुदाय के थे। और हमारा सैंपल और 2011 के सेंसस के साथ बिल्कुल मैच करता है वो। तीसरा है कास्ट। तो हमने कंपेयर किया कि हमारे सैंपल में जितने लोग SC ST OBC और जनरल में आते हैं, और 2022 में जो बिहार में जाति के आधार पर जो जनगणना हुई थी, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके साथ हमने उसकी तुलना की। तो एक तो है कि ST और OBC बिहार के जाति के जनगणना में देखिएगा तो उस पर 27% OBC थे, और हमारे सैंपल में तकरीबन 27.6 या 7% है, तो बिल्कुल वो मैच खाता है। ST समुदाय बिहार में कम है, वो भी मैच खाता है। और दलितों की हमारी जो हमने जितने दलितों से बात किया वो बिहार के SECC से थोड़ा कम था, 3 परसेंटेज पॉइंट कम था। और जनरल कैटेगरी के लोग हमारे सैंपल में थोड़ा SECC के कंपैरिजन में तुलना में ज्यादा थे। तो ये था हमारे सैंपल के प्रोफाइल के बारे में। और जो उनकी इनकम थी, क्योंकि खासकर प्रवासी मजदूर इसलिए पलायन करके जाते हैं क्योंकि बिहार में रोजगार की बहुत गंभीर समस्या है। तो एक तो है कि उनकी आमदनी क्या है। तो ये सब जरूरत इसलिए है जानने के लिए कि हम जाने कि हम किससे बात कर रहे हैं, उनका क्लास क्या है, उनका वर्क क्या है। तो हमने देखा कि तकरीबन 75% जो मजदूरों से हमने बात किया उनकी मासिक आमदनी 17,000 से कम है। और 17,000 बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, खास करके मान लीजिए जो मजदूर दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, वहां पे उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हर रोज जो जितनी खरीदारी, वहां पे महंगाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, दो फिर घर का एस्टेब्लिशमेंट है, घर पैसे भेजने हैं,
रेमिटेंस दूसरी नहीं जो है। बात राजेंद्र, मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था कि अगर आप इस बारे में थोड़ा, क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री भी हैं, तो ये जो भारत में जो प्रवासी मजदूर है, अ, इसको, ये दरअसल एक इनविजिबल की तरह रहता है। इसकी प्रोडक्टिविटी, इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी अर्थव्यवस्था में, हम ठीक से कभी इसका ना तो आकलन कर पाते हैं, ना देख पाते हैं। ना ही ये किसी सरकारी नीति, या जैसे कि कोविड के समय भी देखने में आया कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं था सरकार के पास इन लोगों को संभालने का, देखने का, इनका ख्याल रखने का। तो एक अगर इस बारे में बता सकें एक हमारे दर्शकों के लिए कि भारत के प्रवासी मजदूर, और खासतौर पर क्योंकि बिहार पर बहुत ज्यादा लागू होता है, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा है, अ, और उनका बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो विदेश चले जाते हैं छोटे मोटे कामों के लिए, खासतौर पर खाड़ी देशों में बहुत सारे लोग वहां से जाते हैं, और एक बिहार की बिहार की लोगों की अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा रेमिटेंस इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, कि जो बाहर से लोग पैसे भेजते हैं वो है। तो जो देश से और बाहर से भी जो लगातार अपने घरों को पैसे भेजते हैं, वो जो चल रहा होता है वहां पे, तो उसका क्या, अगर इसका हम एक क्वांटिटी वाइज अगर आप जो कोई एक आउटलाइन दे सकें इसकी, तो। हाँ, ये भी 2011 के सेंसस जनगणना में ये देखा गया था कि तकरीबन 74 लाख लोग बिहार से बाहर पलायन करके काम करते हैं, आउट ऑफ बिहार, जो बिहारी हैं लेकिन बिहार के बाहर रहते हैं। और ये 2011 के बाद 11 के बाद क्योंकि जनगणना हुई नहीं है, और ये क्रमशः बढ़ता गया है। तो अगर आज की तारीख में देखेंगे तो मैं तो कहूँगा तकरीबन 2 करोड़ के आसपास होंगे बिहार से, जो बिहार के बाहर रोजगार के लिए बाहर काम करने गए हैं। अब एक और एक एनेक्डोटल बात यह है कि कहा जाता है कि बिहार के हर दूसरे घर से कोई ना कोई बाहर पलायन कर रहा होता है। तो आप इससे थोड़ा अपना आंकड़े मेरे पास फिलहाल एग्जैक्टली नहीं है कि कितने बिहार का रेमिटेंस इकोनॉमी में कितने बाहर से आते हैं, वो आंकड़े मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन वो आंकड़े हम ढूंढ के निकाल सकते हैं। लेकिन इतना तो पक्का है कि आप सोच लीजिए कि अगर बिहार के हर दूसरे घर से अगर कोई बाहर काम कर रहा है, तो और बिहार में क्योंकि रोजगार के उतने संसाधन नहीं हैं, और बिहार में उनका परिवार, उनके बच्चे और खास करके पुरुष ज्यादा माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हुए जाते हैं, और महिलाएं वापस रुक जाती हैं, ये भी एक देखा गया है। तो आप सोच ही सकते हैं कि जो बिहार में महिलाएं जो वहां पे हैं, स्थित हैं, बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो भी खर्चा है, वो पूरा खर्चा आपका प्रैक्टिकली रेमिटेंस से ही चलता है, यानी कि जो बाहर से पैसा घर भेजते हैं, घर यानी बिहार भेजते हैं, उसी से चलता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, खास करके बिहार, यूपी, और जो मैंने कहा पहले बिहार, यूपी, बंगाल, आसाम, ये 4 राज्यों में। तो ये तो रफली मैं तो कहूँगा कि एक एस्टिमेट है कि कितने लोग बाहर होंगे, और ज़्यादातर लोग बिहार के, मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, और ये आउट ऑफ स्टेट, यानी कि और बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में उनका सबसे ज़्यादा लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जाके काम करते हैं। और खास करके कंस्ट्रक्शन अभी ज़्यादा आपका दिखेगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, और इन 2 राज्यों में आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा इन माइग्रेंट्स आते हैं। और एक जी। और बड़ा तबका जो बिहार से पलायन करके जाता है, वो है तमिलनाडु की तरफ। जी। तमिलनाडु में खास करके दक्षिणी तमिलनाडु में, वहाँ पे तिरुपुर, ईरोड और कोयम्बतूर 3 जिले हैं। उन 3 जिलों में खास करके कपड़ों का फैक्ट्री बहुत चलता है। जी। कपास के कपड़ों का फैक्ट्री बहुत चलता है। तो काफ़ी सारे आप देखेंगे बिहार से मजदूर पलायन करके उस तरह के कपास के फैक्ट्री पे काम करने वाले जाते हैं। और ये एक मेरे ख्याल से पलायन की एक बहुत अजीब एक सोशल नेटवर्क एक चलता है कि अच्छा, हमारे घर से, हमारे गांव से कितने लोग वहां गए हैं, तो वो चुंबक की तरह खींचते हैं और लोगों को वहां पे लेके जाहिर जाते तौर हैं। पे, हाँ, जैसे कि फौज में भी होता रहा है, या फिर जो राइट। लोग भी बाहर जाके, घर से जाके, जब बाहर जाके आदमी जब काम करता है, तो करेक्ट। दोनों बातें हैं। एक तो मजबूरी है उसकी बहुत अधिक है, दूसरा ये कि जाहिर तौर पे वो उन चीजों के लिए कंपनसेट कर रहा है हम्म। जो कि वहाँ की स्थानीय समाज और सरकार को दरअसल उनको देना चाहिए था, कि वो ऐसी जरूरत ना पड़े। बिहार की तुलना आप तो, वहाँ जो
पर कैपिटा जीडीपी की तुलना जो है सब सहारन अफ्रीका से भी हो रही होती है, और तो उतनी सारी मजबूरियों के बीच में वो आदमी बाहर जाता है, और उसके बहुत सारे अधिकार, जैसा कि मैंने कहा कि उसको बाकी जगह पे वैसे नहीं मिलते। दरअसल बहुत सारी क्रूरताएं भी देखने को मिली जब कोविड के समय, तो जब वो घर लौटना चाह रहे थे, जहां पर वो थे उनको वहां पे रहने नहीं दिया जा रहा था, और उसके बाद जो है लगातार उनको तंग ही किया गया उस दौरान। तो अब जब वोट देने की बात आई है, तो वो अपने देश को, घर को, परिवार के भले भले के लिए जब वोट देना चाहेंगे, तो शायद उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। पर ये जब आपने सर्वे किया और उसके बाद जब चुनाव आयोग का जो डाटा आया, तो उसमें उसका फिर कैसे आपने मैच या उसको देखा उस तरह हम्म, पहले तो हम सर्वे के थोड़े फाइंडिंग्स पे जाते हैं कि सर्वे हमें से? जी। क्या दिखाया। तो हमने जो देखा कि तकरीबन जैसे कि मैंने कहा 75% लोगों की जो आमदनी थी वो 17,000 से कम थी, और तकरीबन 68% लोगों के पास कोई जानकारी नहीं थी कि ये एसआईआर यानी कि पुनरीक्षण के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत है। और ये कम नहीं है, 68% लोग ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं थी। और डिजिटल भारत में, डिजिटल भारत में डिजिटल, जहाँ पे हम सब जो है गूगल पे कर रहे हैं, सब तरह से हम लोग कहीं ना हाँ कहीं हैं। हाँ। और उस पे आपने डिजिटल भारत का जिक्र किया, तो यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है कि चुनाव विभाग ने कहा था, जब ये कोर्ट पे जब ये दलीलें चल रही थी, तो चुनाव विभाग ने ये भी कहा था कि देखिए हमने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दिया है, इससे कोई भी कहीं भी बैठ के अपने क्यूआर कोड डाल के या फिर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके अपने दस्तावेज सबमिट कर सकता है। तो हमने मजदूरों से पूछा, प्रवासी मजदूरों से पूछा कि अच्छा आपने पहली बात तो ये बताइए इस ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल किए हैं, जानते हैं कि नहीं। तो हमें ये पता चला कि हर 4 में से 3 प्रवासी मजदूर यानी 75% प्रवासी मजदूरों जिनसे हमने बात किया, उन्होंने ये ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में सुना ही नहीं था। तो एक तो है कि हम सुने, जाने, फिर जमा करें। अगर हर 4 में से 3 प्रवासी मजदूर ये कहता है कि हमको पता भी नहीं है कि ऐसा कोई प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम लोगों ने एक्चुअली इसका इस्तेमाल किया होगा। और जी। हमारे सर्वे के मुताबिक ये भी हमने पता किया कि केवल 2 लोगों ने इस ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सबमिट किया था। अब उन्होंने जो सबमिट किया, केवल 2 लोगों ने सबमिट किया, ये नहीं पता कि उन्होंने उनका जो सबमिशन था ऑनलाइन प्रक्रिया में सही था कि गलत था। उनका नाम आया है जी। कि नहीं आया, अभी फॉलो अप करके पता करेंगे तो हमें पता चलेगा। जी। एक और ये था कि तकरीबन 53% जो हम जिनसे हमने बात किया, 53% लोगों ने कहा कि उनके घर पे, बिहार में उनके घर पे कोई ना कोई ऑफिशियल सरकारी अफसर गया है। अब उनमें से और 23% ने ये कहा कि उनके घर कोई गया नहीं, और 24% ने ये कहा कि उनको पता नहीं कि उनके घर पे कोई गया है कि नहीं गया है। और जिनके घर में, यानी कि हमने कहा कि 53% लोगों के घर पे कोई ना कोई सरकारी अफसर गया है, तो उनमें से जो जिन जिन मजदूरों ने कहा कि उनके घर पे कोई गया है, उनमें से अगर हम चुन के देखें, उनसे हमने पूछा कि अच्छा आपके घर कोई अफसर गया तो उसने क्या दस्तावेज कौन कौन से लिए आपके घर से। पहली बात तो ये समझ में नहीं आया कि अगर वो नहीं है तो उनसे साइन कैसे लिया, वो फॉर्म में साइन कैसे लिया, लेकिन लिया गया है। और 45% ऐसे हैं जिन्होंने 45% मजदूरों के घर से या तो आधार कार्ड लिया गया है या फिर वोटर आईडी कार्ड। और जानने वाली बात यह है कि चुनाव विभाग ने खास कोर्ट पे ये कहा है, और उनके एफिडेविट पे, उनके हलफनामे में भी ये इसका खास जिक्र है कि आधार और वोटर आईडी इसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट, दस्तावेज नहीं है। जो नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया में जो 11 दस्तावेजों का जिक्र किया है, उसमें ना वोटर कार्ड है, ना आधार कार्ड है, और ना राशन कार्ड है। तो हमने ये भी पूछा लोगों से कि अच्छा आपके पास ये बताइए कितने लोगों के पास, आपके पास इन 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज है। तो वो भी हमने देखा कि तकरीबन 35% जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास उन 11 में से एक भी नहीं है। यानी कि 1/3 से ज्यादा लोगों के पास उन 11 में से एक भी दस्तावेज नहीं है। 11 कौन से हैं जिन्होंने, जो चुनाव विभाग ने कहा है कि इसके बिना आप, उनका, आपका वोटर रोल में नाम नहीं आ सकता।
और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 85% लोगों के पास उनके पास वोटर कार्ड है पहले से, और 96% लोगों के पास पहले से आधार कार्ड बना हुआ है। तो सवाल और भी कुछ आंकड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने लोगों के पास क्या है और क्या नहीं है। और मैं यहाँ पे एक और चीज, क्योंकि यहाँ पे आंकड़ों की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से एक जरूरी आंकड़ा मुझे जो लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए वो ये है कि दो तीन जरूरी आंकड़े हैं नीतीश भाई, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। हाँ, एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के हलफनामे में, जो कि 789 पन्ने का एक काउंटर एफिडेविट उन्होंने डाला था, उसके अगर आप 39वें पन्ने पे जाएंगे, पेज नंबर 39 में जाएंगे, तो उन्होंने कुछ वहां पे कुछ आंकड़े दिए हैं, और उनमें से कुछ खास आंकड़े ये हैं कि उन्होंने कहा है कि एक एक जो 11 दस्तावेजों में जो एक दस्तावेज ये है कि आपके पास घर का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है कि नहीं, यानी कि आपके पास कोई प्रमाण पत्र है कि आपका यही घर है, आप यहीं रहते हैं, ये घर आप ही का है, उस तरीके से। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट पेज नंबर 39 वो काउंटर एफिडेविट पे लिखा गया है कि बिहार में, मैं नंबर थोड़ा पढ़ता हूं ताकि कोई गलत न कर दूं, एक मिनट दीजिएगा, मैं वो खोल के जरा पढ़ता हूँ। 13 पॉइंट, एक मिनट दीजिएगा, पन्ने को खोल के रखा था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो स्क्रीन में था, होता रहता है। हाँ, तो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, हाँ सर, उस हलफनामे के मुताबिक ये कहा गया है कि 13.89 करोड़ रेजिडेंट सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं 2011 से लेके 2025 के अंदर, और बिहार की जनसंख्या क्या है, 13.7 करोड़। यानी कि हलफनामे को अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो ये कहा जा रहा है कि बिहार में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अगर हम ये भी मानते हैं कि इस पे एक व्यक्ति के पास मान लीजिए 4 रेजिडेंस है, 5 रेजिडेंस है, तो भी अगर हम मान लें तो इसका ये मतलब निकलता है कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों के 3 करोड़ लोगों के पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। अब इसका ये मतलब है कि हर बच्चे के पास रेजिडेंस है। ये कैसे हो सकता है कि बिहार की मतलब जनसंख्या से बिहार की जो रियल एस्टेट है एकदम बूमिंग इंडस्ट्री है, और सब लोग वहां मरे जा रहे हैं कि आके पैसे लगा के जो है कुछ बिल्कुल। तो कई ये एक बहुत जल्दी वहां पे ट्रम्प टावर्स जैसे चीजें भी दिखाई दी। और यही पे एक तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट की बात है, और वहां पे दूसरा एक और सर उनका हलफनामा देखने लायक है और पढ़ने लायक है कि ओबीसी एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट कितने लोगों को दिया गया है। नहीं, 8.72 करोड़ लोगों को दिया गया है। यानी कि अगर हम बिहार के हर एससी, हर एसटी और हर ओबीसी को पकड़े तो ये कहा जा रहा है कि उनके पास एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट है। तो ये ये बड़ा अजीबोगरीब आंकड़े हैं। और एक इंटरेस्टिंग, एक और नीतीश भाई, एक सर्वे के बारे में बहुत कम कहा जाता है, वो चुनाव विभाग का खुद किया हुआ एक सर्वे है। ठीक है, ये चुनाव विभाग का किया हुआ सर्वे है। 2024 चुनाव विभाग एक सर्वे करती है जिसका नाम है KAP सर्वे। उसका फुल फॉर्म है नॉलेज अवेयरनेस और कुछ। और चुनाव विभाग ये सर्वे करती है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कि कितने लोगों को अवेयरनेस कैंपेन्स के तौर पे हम समझना चाहते हैं कि कितने लोग जानते हैं जानकारी के बारे में। तो ये चुनाव विभाग का खुद का एक सर्वे है 2024, हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने जो किया था, उसके बाद उन्होंने जो सर्वे किया उसके मुताबिक, ये हमारे सर्वे के आंकड़े नहीं है, चुनाव विभाग के सर्वे के आंकड़े हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के 33% लोग अशिक्षित हैं और 22.2% लोग सिर्फ प्राइमरी शिक्षा पाए हैं। यानी कि उनके मुताबिक 55% लोग या तो अशिक्षित हैं या फिर प्राइमरी शिक्षा। अब आप सोचिए कि ऐसा राज्य जहां पे तकरीबन 55% लोग अशिक्षित या फिर प्राइमरी हैं, उनको आप इस तरह का पुनरीक्षण 1 महीने के अंदर आप करा रहे हैं, तो आप में कितनी क्रूरता होगी, पहली बात तो ये। बिल्कुल
दूसरी बात, उसी सर्वे केएपी सर्वे के मुताबिक 53% जो संख्या है बिहार की, वो ना कोई अखबार पढ़ते हैं ना कोई मैगजीन पढ़ते हैं। 53%, वापस वही 55 के आसपास। और आप कह रहे हैं कि हमने प्रमुख हिंदी अखबारों के पहले पन्ने पे हमने इश्तेहार डाला है कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करेंगे। पहली बात तो बिहार के अखबारों में आप डाले हैं, प्रवासी मजदूर तो कहीं और हैं। और अगर आप मान भी लेते हैं कि दिल्ली में आपने कोई अखबारों में, दैनिक भास्कर, दैनिक कोई भी बड़े बड़े अखबारों में आपने डाला है, अब केरल में ये अखबारें मिलती नहीं है। तमिलनाडु में ईरोड और तिरुपुर और कोयम्बतूर में कहाँ से आपको दैनिक भास्कर मिलेगा? तो ये सब अहम सवाल है जो चुनाव विभाग के खुद किए हुए सर्वे से हमें पता चलता है कि कितने कम लोग अखबार पढ़ते हैं, और आप उसी पे बोल रहे हैं कि हमने अखबारों में डाल दिया यानी कि हमारा काम हो गया। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अहम, बस ये आंकड़ों की बात थी कि कितने नहीं, बहुत आंकड़े। महत्वपूर्ण बात है कि कैसे जो जो लास्ट माइल, जो कतार में जो आखिरी होते हैं, जो हाशिए पर रहते हैं, और जो एक तरह से मीडिया डार्क जोन जिनको बोला जाता है, अब तो कहीं रहा नहीं मीडिया डार्क जोन उस तरह से जैसे कि हम लोगों ने देखा था। मतलब पर उसके बाद भी आप, चुनाव आयोग तो ये तो साबित कर रहा है कि अपने बहुत शानदार प्रदर्शन से कि उन्हें दरअसल लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और इस बात को लेकर उनकी कोई भी जिम्मेदारी या जवाबदेही के साथ नहीं कर रहे हैं कि भाई लोग जो है उसमें हम लोगों को शामिल करें। और तीसरा ये तो है ही कि आपने हर किसी को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि वो अगर कागज नहीं दे पाया तो उसकी सिर्फ सिर्फ मतदाता तो क्या, मतलब उसके तो बाकी अधिकार, एंटाइटलमेंट्स, नागरिकता, सब कुछ संदेह के घेरे में। एक और चीज नीतीश भाई, ये जो मैं केएपी सर्वे की बात कर रहा था, जो चुनाव विभाग का सर्वे है, 2024 अगस्त में ये सर्वे किया गया है। उन्होंने खुद, चुनाव विभाग ने बिहार के लोगों से ये पूछ के पता किया है, उनमें से 76% लोगों को ये पता नहीं कि वोटर आईडी पे नाम कैसे जुड़वाते हैं। और अगर आप खुद ही जानते हैं कि हर 4 में से 3 व्यक्ति ये नहीं जानता कि वोटर आईडी कैसे नाम जुड़वाते हैं, और आप उन्हीं में आप ये पुनरीक्षण का एक एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट बिना कुछ सोचे समझे आप डाल रहे हैं। तो ये तो, अगर आप इसकी तुलना करेंगे जब 1950 के दशक में जब पहला चुनाव हुआ था, उसको और इसको अगर आप तुलना करेंगे, तो इस पे एक बहुत जो बात जो बहुत साफ साफ निकल के आती है कि उस चुनाव में, पहले चुनाव में, चुनाव विभाग का ये आइडिया, ये था, इरादा ये था कि हम कैसे लोगों को लाएं। तो बिल्कुल। चुनावी सिंबल वहां पे क्रिएट किए गए थे, क्योंकि उनको पता था कि आधा से ज्यादा लोग, कितने बड़े पैमाने में लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो सिंबल, और उनका मोटिव ही था कि हम कैसे लोगों को इंक्लूड करें। और ये चुनाव विभाग का जो ये वाला जो पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है, उसका मोटो ही यही है कि हम कैसे लोगों को एक्सक्लूड करें। चुनाव विभाग जो 1950 की दशक में जिस तरीके के उनका सोच था, और आज के चुनाव विभाग के सोच में कितना फासला है, कितना फर्क है। तब सोच ये थी कि हम कैसे, कितने, और ये बड़ा एक क्या कहेंगे, एक बहुत ही बोल्ड कदम था 1950 की दशक में, ये करना कि चाहे आप कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, जितने अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, आपको एक लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने का आपका डिफॉल्ट हक है। और वो डिफॉल्ट हक अभी मेरे ख्याल से उल्टा हो गया है, छीना जा रहा है। अभी डिफॉल्ट हक नहीं है, अभी डिफॉल्ट आपको प्रमाण करते रहना होगा। ये एक एडवोकेट हैं, संजय हेगड़े जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम, कि हम, अगर आप पास किए तो फिर आप गए, अगर आप फेल किए तो नहीं गए। तो क्या क्या ये नागरिकता का एंट्रेंस एग्जाम? ये मेरा सवाल है। तो ये जो प्रवासी मजदूरों पे जो है, आप फिर जो सर्वे के आधार पे और जो चुनाव आयोग ने जो हलफनामे दिए हैं उसके आधार पे, और जो कुछ अब तस्वीर निकल कर आ रही है सामने, जब पहली लिस्ट वगैरह सब जारी हो चुकी हैं, तो इसका अब जो है किस तरह से आप उसको असर को देखते हैं बिहार पे?
देखिए, जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें से दिख रहा है कि कम से कम 65 लाख लोग वंचित हैं, और ये तो ड्राफ्ट है। अब इस पे 65 लाख से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि ड्राफ्ट में अब कितने लोगों का गलती से, अगर अगर ये पता चला कि वेरिफिकेशन हुआ और ये पता चला कि कितने लोगों का गलती से एंट्री हो गया है, उनको भी अगर वंचित कर देंगे। और मुझे तो लगता है कि ये 65 लाख एक अंडर एस्टिमेट है। इससे भी ज्यादा लोग मेरे ख्याल से वंचित मतलब होने जो लोग वाले हैं। वंचित नहीं है, जिनका नाम है, वो भी उसको लेकर भी जो घपले बिहार में हुए हैं वो भी सबको पता है, सब सामने आए हैं। अजीत अंजुम वगैरह ने काफी साफ साफ दिखलाया है कि जहाँ पे लोगों के दस्तखत खुद बीएलओ कर रहे हैं, कागज धमाधम भरे जा रहे हैं, कुछ फेंक दिए जा रहे हैं। तो ये जिस जिस अराजक तरीके से हुआ है वो तो सबको पता है। तो दरअसल अब ये है कि ये जो सूची जो बनी है उसका उसकी वैधता पर तो सवाल शायद अदालत को करना चाहिए, जो किसी ने किया नहीं। उनको सवाल ये पूछने चाहिए थे कि भाई ये आप तस्दीक कैसे करेंगे इस बात की। उन्होंने ज्यादातर बहुत चुनाव आयोग की स्वायत्तता को बचा के रखा। संसद इस बारे में बात नहीं करना चाह रही है, या संसद में कुछ विपक्ष बात करना चाह रहा है, पर सरकार और वहां के जो चलाने वाले उस बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। और जो तीसरा वर्ग है जो कि चुप है इस बारे में, वो बिहार की सरकार है, बिहार के जो महासत्तारूढ़ पार्टी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार शामिल हैं। हालांकि नीतीश कुमार के कुछ लोगों ने इस बारे में सवाल उठाया है। तो ये एक तरफा चुप्पी है, एक तरफ के लोग शोर कर रहे हैं पर उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो अब इस पूरे, एक तो ये बिल्कुल ही गंभीर चीज नहीं लगती है, मतलब ये मजाक की तरह ही है। दरअसल में वो बहुत क्रूर मजाक है जो लोगों के साथ किया जा रहा है। आप बहुत सारे कमजोर और गरीब हाशिए के लोगों को दरअसल परेशान ही कर रहे हैं इससे। और वो आपके कारण अपनी वो दिहाड़ियां खो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत सारे लोग। तो हम लोग लगातार और भी लोगों से बात इस बारे में करते रहे। पर अगर हम ये पूरा एक इस सेगमेंट पे ही बात करें कि जो प्रवासी मजदूर है बिहार का, उसको उस पर वो क्या, इसका एक जो लाइकली इफेक्ट क्या होने वाला है? मैं, देखिए, यहाँ पे बेंगलोर में, फिलहाल मैं बेंगलोर में हूँ। तो बेंगलोर में मैं कुछ 2 लेबर क्लस्टर गया था, जहाँ पे ज़्यादा लेबर क्लस्टर, यानी जहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादातर जो प्रवासी मजदूर आके बसते हैं, वो जी टेम्परेरीली बसते हैं, कुछ वक्त के लिए बसते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जी काम होता है। तो जी मैं वहाँ पे गया कुछ मजदूरों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, उनसे समझने के लिए। तो वहाँ पे जाके मुझे 3, मुख्य तौर पे 3 चीज़ें जो समझ में आई, वो, और मैं सर्वे के आधार पे जो इतने मजदूरों से बात करके दोनों को जोड़ के मैं बोल रहा हूँ। जो, तो मान लीजिए 3 हिस्सों में, 3 फ्रैगमेंट्स में, 3 हिस्सों में बटे हैं लोग। एक तबका ये है कि उनको बहुत खौफ है, उनके दिलो दिमाग में बहुत डर है कि अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा तो फिर हम करेंगे क्या। क्योंकि वो रहते तो हैं गोवा में, केरल में, बंगलौर में, लेकिन उनका अभी भी अस्तित्व जुड़ा हुआ है, अस्मिता जुड़ा हुआ है बिहार से। जी। तो उनको तो, वो तो किसी भी हालत पे इसको होने नहीं देंगे, जैसे तैसे कर लेंगे। दूसरा एक तबका है, दूसरा एक हिस्सा है, जो कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या ही होगा, इतने दिन तो वोट दिए, हमारी जिंदगी में क्या ही फर्क पड़ा है। हम तो बिहार में है नहीं, हमको तो बिहार में कोई रोजगार नहीं मिलता, हम इधर उधर भटक के काम करते हैं, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जाने दो, नाम हटाने दो, फर्क नहीं पड़ता। तो एक वो एपैथी जिसे कहते हैं, इंडिफरेंस, एपैथी एपैथी, सिनिसिज्म में कहा जाता है। जी जी। सिनिसिज्म, तो वो एक कुछ मजदूरों में वो दिखाई दिया है। और तीसरा खास करके मैं कहूँगा जो मुसलमान समुदाय से हैं, और वो भी एक बड़ी संख्या है प्रवासी मजदूरों में। मुसलमान जो बिहार से हैं, जो बाहर पलायन करके काम करने जाते हैं, उनमें बहुत खौफ है। तो उनमें ये खौफ है वो, लेकिन ये जो एपैथी वाली बात है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, वो आपको, कम से कम मुझे तो नहीं दिखा, मुसलमान, बिहारी मुसलमान प्रवासी मजदूरों में, जिनसे भी मेरा संपर्क हुआ है, जिनसे भी मैंने बात किया है, उनमें मुझे ये दिखता नहीं है। उनको बहुत खौफ है कि उनसे उनका नागरिकता छीन जाएगा। अगर उनकी नागरिकता उनसे छीनी गई तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये उनके दिमाग में खौफ है। तो मेरे ख्याल से ये 3 भागों में प्रवासी मजदूरों को आप देखेंगे मोटे तौर पे,
इन 3 भागों में किसी प्रवासी मजदूर को आप डाल सकते हैं। और बिहार रंजन, ये जो खौफ है, ये सिर्फ खौफ है। मुझे तो मतलब साफ साफ ऐसा लगता है कि पूरी पूरी कार्रवाई, और क्योंकि चुनाव आयोग को क्यों पड़ी थी इस बारे में पढ़ घुसने के लिए कि विदेशी नागरिक हैं कि नहीं। उन्होंने शुरू पहली पहली बार में ये बात ये कही थी कि हम ये देखना चाहते हैं कि विदेशी घुसपैठिए कितने हैं और फलाने ढिकाने। और मतलब ये भी बहुत अगर आप लॉजिक से चलते हैं तो जिस राज्य को हम कह रहे हैं कि सब सहारा अफ्रीका की तरह है, पर जहाँ पे नौकरी के बिहार का आदमी बिहार से छोड़ के भाग रहा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे विदेश से कोई आके क्यों बसना चाहेगा, और वो वहां पे बैठ के मतलब लॉजिकली क्यों करना चाहेगा, अगर वो कोई मतलब वो मैक्सिको से अमेरिका आने वाला थोड़ी ना है वो, इस तरह की जगह जो है कि भाई और बीच में तो बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भी भारत से आगे निकल चुकी थी। तो हम ये जो लगातार नैरेटिव बनाने की जो, तो ये पता है नैरेटिव किस पार्टी का है, सबको पता है कि कहाँ से ये बात आती है, और उनको भी शायद ये पता है साहब, खौफ से ज्यादा एक सच्चाई की तरह भी है कि उनको लगता है कि हम निशाने पर हैं, हम निशाने पर हैं, हमारे बच्चे निशाने पर हैं। और ये एक तरह से जो, और बाकी हिंदुस्तान में लगातार जो भी कुछ चलता रहा है, जो अदरिंग है, हिंसा है, नफरत है, विभाजनकारी पॉलिटिक्स, बयानबाजी, रोज ही हम देखने में मिलते, सबको ये तो सबको पता है कि निशाने पर कौन है इसके जो है। तो अब ये है कि, और इसलिए मैंने ये भी, जब मैंने बातें की मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से मैं जानता हूँ, तो कहना था कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपने कागज जुटा लिए, जो कि उनको, क्योंकि उनको पता था कि टेस्टिंग उन्हीं की होने वाली है। हम बिहार के जो बिल्कुल बगल में हम देख सकते हैं, असम में लगातार ये उन्हें टांगने की कोशिश की जाती है, चाहे वो मकान गिराना हो, चाहे वो अभी कल का एक उनका वो था कि जो सिटीजन ट्रिब्यूनल है उसमें सिर्फ जो गैर मुस्लिम है उनको छोड़ दिया जाएगा। मतलब आप साफ साफ ही अब कह रहे हैं कि मुसलमान आपके निशाने पर हैं इस देश में। और ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, बिहार में अगर ये एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या एक एक्सपेरिमेंट की तरह ठीक होता है, तो बंगाल में इस बारे में ऑलरेडी लोग पहले से ही बातचीत शुरू हो चुकी है, लोग सड़क पे उतरने लगे हैं। झारखंड में हम देख चुके हैं कि जब चुनाव हुआ था तो कहा गया था कि ये विदेशी घुसपैठिए हम आए हुए हैं, जो हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह के चुनाव हार गई थी। तो ये एक लगातार, खासतौर पे पूर्वी भारत में ये लगातार एक बढ़ता हुआ एक बवाल की तरह खड़ा किया जा रहा है। तो और इनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर, उससे देश क्या मतलब बाहर भी, जैसे हम लोग रेमिटेंस इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, बाहर से जो पैसे आते हैं, तो ये सब मुश्किलें जब हम कर रहे हैं पैदा उनके लिए, तो उसका जो उनकी जिंदगी पे, उनके परिवारों पे, उनके जिसको बोलते हैं जीवन यापन, लाइवलीहुड पे किस तरह से फर्क पड़ेगा इसका। देखिए, खौफ ये इमेजिन नहीं है, ये कोई काल्पनिक खौफ नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं यहाँ पे आपको एक और मिसाल दूंगा कि पिछले साल 2024 के चुनाव के पहले हम कुछ काम कर रहे थे बिहार में कई जिलों में जाके, बिहार में कुछ कुछ कई जगह जाके हम वोटर रजिस्ट्रेशन का ड्राइव कर रहे थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्टोरल रोल में आए और वोट दे पाए। तो फिर और साथ ही साथ हम डेटा भी इकट्ठा कर रहे थे, डेटा भी कर रहे थे कि हमने कितने लोगों का हमने वोटर ऐप में, वो जो एक वोटर हेल्पलाइन एक ऐप है, फॉर्म नंबर 6 के साथ भरना पड़ता है, तो हमने साथ में आंकड़े भी इकट्ठा किए कि हमने किस किस का भरा है। तो हमारे पास आंकड़े थे कि हमने किसका फॉर्म 6 सही सही से भरा है। अब ये हुआ कि वो जो जिले लेवल पे जो चुनाव विभाग के कार्यकर्ता थे, उन्होंने, हमने देखा कि कुछ कुछ जगह पे उन्होंने लोगों का नाम इंक्लूड नहीं किया था, जबकि हमने वही दस्तावेज के आधार पे उनका नाम जोड़ा था फॉर्म 6 में। अब जब पता चला, और ज्यादा से ज्यादा वो थे मुसलमान समुदाय के लोग थे जिनका नाम जोड़ा नहीं गया था जी। तो यह इससे शंका हुई कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, आपके पास, आप दिखाइए कि आपने क्यों इनका नाम नहीं जोड़ा है। तो जब हम उनसे मिले, चुनाव विभाग के लोगों से मिले जिले स्तर पे, तो वहां से ये पता चला कि उन्होंने ये कहा कि हमने उनको एसएमएस से इत्तला कर दिया है कि वो वेरिफिकेशन के लिए आए। तो हम, एक पहली बात तो एसएमएस से आप कैसे इत्तला करेंगे, और एसएमएस कई लोगों के पास जाता नहीं है, कई लोगों को पढ़ते नहीं है एसएमएस। ठीक है, मान लीजिए आप गए भी, तो हम वहां पे वापस उस गांव में गए, लोगों से मिले,
कि आपके पास ऐसी कोई सूचना आई, कोई एसएमएस आया कि नहीं आया? तो सब ने कहा कि हमारे पास कोई एसएमएस नहीं आया। और बहुत लोगों ने ये कहा, खास करके ये मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, बहुत जी लोगों ने ये जी। कहा कि अगर हमारे पास एसएमएस आता भी, अगर हमें सूचना मिलती भी कि आप वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन के लिए एक बार आइए, तो हम नहीं जाते। तो मैंने पूछा क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहाना है सीएए लाने का। वो हमको हिंदुस्तान से बाहर बांग्लादेश भेजना चाहते हैं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि यही हमारा घर है, हम तो सदियों से यहीं रहते आए, हम क्यों देश छोड़ के जाएं? तो ये जो मैं जिसे मैं कहता हूं कि डिजिटाइजिंग कम्युनलिज्म, कि बिल्कुल। आप जो एक एक कम्युनल खौफ का माहौल जो आप स्प्रेड कर रहे हैं, उसको उसका आप डिजिटलीकरण कर रहे हैं, आप उसको कंप्यूटर के बिल्कुल। माध्यम से आप एक एक राजनैतिक सोच को आप एक क्या कहेंगे उसे, एक वेपनाइज, एक्चुअली वेपनाइज कर वेपनाइज, रहे हैं आप। आप उसको तकनीकीकरण में लोगों को उलझा रहे हैं। तो सोच क्या है? सोच तो एक राजनीतिक सोच है, और राजनीतिक सोच बिल्कुल। बहुत साफ है कि जी। हिंदुस्तान में मुसलमानों को नहीं होना चाहिए। हम्म। तो मेरे ख्याल से, और नहीं, ये यहाँ भी सोच नहीं है, सोच ये कि अगला चुनाव उनको जीतना है, मतलब जीतना उनकी है। फोर्स है, मतलब हम एक सुरक्षा में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कि आप इतने सारे लोगों को, इतने सारे मुस्लिमों को इस देश से आप उनको विश अवे कर सकते हैं। आप सिर्फ दो चीजें करना चाहते हैं, आप लगातार चुनाव जीतना चाहते हैं, राजनीतिक आपकी रोटियां सेकनी है। दूसरा ये है कि आपको जो है वो ये बता के रखना है कि तुम अब लगातार बुली होते रहो हर तरह से, चाहे कागज को लेकर हो, चाहे वो नागरिकता को लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो हर तरह से आप देख सकते, जमीन खरीदने को लेकर हो, कारोबार करने को लेकर हो। मैं जहाँ वेस्टर्न यूपी से आता हूँ और देख सकता हूँ रोज की वहां पे अभी हाल में क्या क्या गुजरा है, जिस तरह से वो, और वो सिर्फ तो अभी तक तो ये भी था कि ये चलो एक कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं जो कि आपराधिक हैं, पर अब सरकार, सरकार की मशीनरी, सरकार के लोग और स्वायत्त जैसे चुनाव आयोग जैसे वो और अदालतें भी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल। एक बड़े स्तर पर वो लगातार उनको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं कि इसका एंड गेम क्या है, क्योंकि आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप ये एग्जैक्टली। तो नहीं कर सकते कि इस देश की जो है आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो, उसको आप विश अवे कर दें कि वो नहीं रहेंगे। तो आप, और दूसरा ये कि लगातार ये, मतलब हम देख सकते हैं, और ये लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि इस पूरे पैटर्न को बिहार के जो विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में से अलग करके देख सके। तो ये खौफ, दरअसल खौफ तो कुछ अनजानी चीज का होता है। उन्हें करेक्ट, दरअसल पता है कि आप निशाने पर हैं। करेक्ट, करेक्ट, पता है कि, एग्जैक्टली। उन्हें पता है कि ये हमारे सामने ये खतरा मंडरा रहा है, इससे हमको निपटना होगा और इसकी तैयारी हमें करनी होगी। पर बिल्कुल। जो, और ये सबसे बड़ा शायद सवाल है बिहार को लेकर, और ये जिसको लेकर चुनाव आयोग और हमारी अदालतें और हमारी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टियां लगातार साफ साफ और जो इंसाफ की बात करती हुई नहीं दिखलाई पड़ रही हैं, राइट। जिसको लेकर हमें हमें सोचना चाहिए और हमें जागरूक भी रहना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, और ये दरअसल ये हर तरफ आएगा जब ये एक तरह से आगे बढ़ेगा तो। और अगर नहीं बढ़ पाएगा और यहीं रुक जाएगा तो शायद फिर रुक जाएगा, क्योंकि फिर सबको शायद एक, हम एक थोड़ी देर के लिए किसी और उस पर एक चैन की सांस शायद ले सके। नीतीश भाई, अ, यहाँ पे जस्ट एक चीज मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मैं हूं तो तमिल भाषी, लेकिन जी मेरा बचपन पूरा गुजरा, स्कूल कॉलेज पूरा गुजरा बंगाल में। अब जी। आप देखिएगा, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है हाल ही में, जी। जहाँ पे जो बंगाली बोलते हैं उनको बांग्लादेशी कहा गया है, ये ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज में 3-4 दिन पहले निकला। दिल्ली पुलिस दिल्ली ने पुलिस कहा ने, है। राइट, दिल्ली मैं कह पुलिस ने। देता हूँ, आप जो अब कह, दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि जो लोग बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा का इस्तेमाल करते, ये अब ये, मतलब दिल्ली पुलिस का मैं मुरीद इसलिए हूँ, मुझे बहुत पसंद है दिल्ली पुलिस को, क्यों, मैं एक राइटर हूँ, फिक्शन मुझे बड़ा पसंद है। तो मुझे लगता है कि उनको तो अपना एक अपना लिट फेस्ट करना चाहिए, इस तरह की जो काल्पनिक चीजें जिस तरह से वो सोचते हैं। मतलब कोई बहुत गहरे कोई सोच रहा है ना वहां पे बैठ के ऐसा लिखने वाला। मतलब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में जो आदमी संविधान की सेवा करने के लिए सरकारी तनख्वाह पे बैठा हुआ है, उसमें कोई सोच रहा है एक आदमी
कि भाई बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। अगली बार आप कोई मतलब कहानी लिखेंगे जिसपे कोई आपको विकृति सोच मैं नहीं वाला कोई लिखूंगा। चाहिए। दिल्ली पुलिस की 55,000 पन्नों का दिल्ली दंगों पे जो कागज है, मतलब वो अपने आप में एक 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 खराब है, मतलब घटिया फिक्शन है, पर वो है फिक्शन। तो फिक्शन। उनको फिक्शन राइटर्स के जो कम्युनिटी में बरादरी में शामिल करना होना चाहिए। उनको लिस्ट फेस करवाना चाहिए जो कि किस तरह की जो, तो जहाँ पे काल्पनिकता का भयानक इस्तेमाल हो, जहाँ पे सारी जो चाहे दंड संहिता हो, आईपीसी सीआरपीसी है, वो एक तरफ है, आपकी तस्दीक जो है वो सब एक तरफ है, क्या बोलते हैं, जो जांच प्रक्रिया गुजरती है, पर एक तरफ से आप फिर ये निकल, हम एक बहुत ही, इसको बोलते हैं सररियल समय में रह रहे हैं। और उसमें दो बातें राजन की, एक तो जब जब लगता है कि देश खुद को ही खाने लगे या देश अपने ही लोगों को परेशान करने लगे, वो एक तरह से तो एक देश खुद को खा रहा है दरअसल, आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। हाँ। तो उसमें उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि हम सबको शायद इस बारे में सोचना चाहिए और कुछ 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 बोलना भी चाहिए। आप और आप इसको देख पाए, हम सब लोग देख पाए इस बात को, तो हमारी कोशिश एक तो ये रहती है। दूसरा ये कि अपने आप को थोड़ा सा, मतलब इन चीजों पे थोड़ा सा अपने आप को अम्यूज रखना चाहिए, ताकि आप आगे आगे तक टिके रह सके, क्योंकि ये हर बात, हर एक चीज दरअसल आप चाहें तो मुझे पागल खाने में भेजने के लिए, मुझे और आपको दोनों को राजन, काफी है दरअसल ये। हाँ। अगर आप सोचे कि एक चीज को अगर आप पूरे विस्तार में देखें कि मेरा मतदाता सूची और मतदाता कार्ड और से लेकर मेरी नागरिकता तक का अगर सवाल आप किसी में उठा रहे हैं, तो मैं कितना कितना भयावह है ये। मैं अमर वदूद से बात कर रहा था, तो वो भी ये कह रहे थे कि एक 77 साल के गणित के प्रोफेसर जो कि बंगाली हैं और उन्होंने पूरे समय असम में पढ़ाया, हाँ, उनसे कहा गया कि आप आइए बायोमेट्रिक दे दें, तो बोले ये मेरी डिग्निटी का क्या है फिर, मैंने कंट्रीब्यूट किया है असम के इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, सबको पता है मेरे बारे में, पर क्योंकि मैं बंगाली हूँ इसलिए आप कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए आप आइए। और और वो लगातार डिग्निटी का सवाल जो है, करेक्ट। तो हम दरअसल इसमें सिर्फ ये संख्यात्मक और ये नहीं कर रहे, हम दरअसल इस समय बिहार के बहुत सारी आबादी को की डिग्निटी को से उनको डिग्निटी उनकी छीन रहे हैं उनसे। बिल्कुल। ये अगर आप लोगों को नंगा करना है, लोगों को एक तरह से ये दरअसल उनकी छोटी मोटी जो चीजें हैं कि हम इस देश के रहते हैं, मतलब कल को कोई कैसे बोलेगा इस बात को, अगर जिनके बच्चे होंगे वो बच्चे देखेंगे कि उनके माँ बाप के साथ ऐसा किया जा रहा है, कि वो इस देश में रहते हैं, वो पूरी कहानियां सुनते आए हैं अपनी, वो लोग इस देश के सबसे प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशंस करते हैं हमारी इकोनॉमी में, जो इस देश का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो लेबर है और जो ज्यादातर प्रवासी है, ज्यादातर बिहार का है, और 90% उसके साथ। हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं वो वास्तव में इनफॉर्मल सेक्टर में गरीब। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारी एक तरह से ग्रोथ का जो भी, हालांकि ग्रोथ का जो हाल किया वो तो हमको पता है नरेंद्र मोदी सरकार ने, पर उसमें जो सबसे ज्यादा योगदान जो दे रहे, जो उस इंजन को जो उसकी उसकी भट्टियों को जला के रखते हैं, वो ये लोग हैं। उनके लिए हमारे पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है, उनके लिए कोई अधिकार नहीं है, और फिर जब हम पलट के बोलते तुम तो यहाँ के नागरिक होना ही, इस पे सवाल करने वाले हैं। ये एक तरह का एक बहुत ही खराब सपने की तरह है दरअसल, जिनके साथ एक बात गुजर रही होगी। उनके बारे में अगर हम सोच पाए तो शायद हम उस हिंदुस्तान के बारे में भी सोच पाए जिसमें हम रहते हैं, और जिसमें बहुत सारी बातें हम ऐसा हल्ला तो कर सकते हैं, पर गर्व से कहने वाली बहुत सारी बातें हैं नहीं। तो बहुत शुक्रिया राजेंद्र, बहुत अच्छा रहा ये बात करना। एक हमारा बड़ा सेगमेंट था जो छूटा जा रहा था इस बारे में बात करने के लिए, एसआईआर के लिए। एसआईआर तो अभी जारी है, अभी तो पहली सूची आई है, इसका इसका ऑडिट होगा, इस पे लोग रिव्यू पिटिशंस लगाएंगे, इस पे अदालत में बातचीत चल रही है। ये एक ना खत्म होने वाला लंबा सिरदर्द या माइग्रेन की तरह, जो अभी जाने वाला नहीं लगता है, और तो इसलिए हम लोग उस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। आपको ये नीतीश भाई, बातचीत तक, हाँ बोलिए। नीतीश भाई, एक गाना, पुराना गाना है, पड़ोसन फिल्म का गाना है, 1968 साल में निकली थी ना, एक चतुर नार बड़ी होशियार। उसमें एक पॉइंट पे महमूद जो गाते हैं फिल्म में, बहुत बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि या घोड़ा बोल या चतुर बोल, ये क्या घोड़ा चतुर दोनों।
तो उसी तरह अगर आप देखेंगे तो एक तरह से पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि बोला गया है कि आधार के बिना आप जी नहीं सकते, बिल्कुल। और अभी बोला गया है कि आधार वैलिड नहीं। तो आधार हिंदी निराधार है, आधार का आधार कोई आधार निराधार है। नहीं है। तो आप सोचिए, वो बिल्कुल वो गाना याद आता है, या बोलो कि आधार जरूरी है कि नहीं, आप तय कर लो। मुझे मुझे नहीं पता कि हिंदी में फ्रेंच काफ्का कितने लोगों ने पढ़ा है, बट ये दरअसल जो लोग इससे गुजर रहे हैं वो और तो फ्रेंच काफ्का एक अ, लेखक थे जो जर्मन में लिखते थे, और वो उनकी ज्यादातर कहानियां इस तरह से लिखी गई कि बाद में मनोविज्ञान और डिप्रेशन की का साइंस उनको उनके साहित्य को पढ़ के उसमें नई चीजें बनाई गई, और एक काफ्का एस्क मनस्थिति को बोलते हैं काफ्का एस्क। तो दरअसल ये हम एक दरअसल हम लोग को पता नहीं कि हम एक काफ्का एस्क मनस्थिति में, क्योंकि हमने वो काफ्का को नहीं पढ़ा या हम ट्रायल नहीं ट्रायल नहीं जान। हाँ, ट्रायल है, मेटामॉर्फोसिस है, पर तो ये है कि हमें शायद पता नहीं, हम क्योंकि हिंदी भाषियों को बहुत अधिक पता इसलिए नहीं है कि वो काफ्का क्योंकि उन्होंने काफ्का को भी नहीं पढ़ा, और उन्हें भी नहीं पता कि ऐसी कुछ डिप्रेशन जैसी कुछ चीज होती, क्योंकि हमारे पास बाकी चीजें होती। पर हम दरअसल उस तरह से चीजों से गुजर रहे हैं। उन लोगों के बारे में लगातार सोचिए जो जो इस चुनौतियों से गुजर रहे हैं, कि जिनके पास कागज दिखाने को कहा जा रहा है, जो इस देश में हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खेलते पढ़ते हमारे काम करते हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं। मेरे ख्याल से हिंदी पट्टी में या फिर महानगरों में भी ऐसी शायद ही कोई जगह होगी, कम से कम उत्तर भारत में, कि आप एक जगह से कहीं देखें जहाँ 20 लोग होंगे तो उनके बीच में कोई कोई एक वो मजदूर होगा जो आपके जिंदगी को बेहतर बनाने में कुछ मदद करता है, और उसकी गैरत, उसकी डिग्निटी और उसके मताधिकार, और कल को शायद उसकी नागरिकता भी कटघरे में आने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये बातचीत पसंद आई तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदी भाषियों की के विमर्श को बढ़ाने की हम लगातार कोशिश करते हैं, विशेषज्ञों के साथ और तथ्यपरक खबरों के साथ। और आपको हमारी तरह अगर इस मुल्क से प्यार है, हिंदुस्तान से, तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ इस प्रोग्राम को साझा करिए, इस बातचीत को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सिर्फ ये अ, दांव पर अब बहुत कुछ है, और बहुत सारे भारतीयों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश भाई।